हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूं। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड के अंतर्गत जो 9th क्लास लोकतांत्रिक राजनीति का बुक है उसका अध्ययन करने वाले हैं। और हम लोग अभी अध्ययन कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 का। और चैप्टर नंबर 1 के अंतर्गत हम लोग अध्ययन कर रहे हैं लोकतंत्र का क्रमिक विकास के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे उपनिवेशवाद का अंत कैसे हुआ उसके बारे में। उपनिवेशवाद का अंत में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था। सोवियत संघ के पतन के बाद दुनिया के नक्शे में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। और आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के पड़ोस में स्थित कुछ देशों में लोकतंत्र के लिए हो रहे संघर्ष की जानकारी लेंगे हम लोग। भारत के पड़ोस में स्थित नेपाल नामक देश में लोकतंत्र की स्थापना, समाप्ति एवं पुनर्स्थापना की कहानी को भी देखा जा सकता है। तो अब हम लोग नेपाल के बारे में पढ़ेंगे। 1948 में नेपाल का पहला संविधान बना। इस संविधान के अंतर्गत राजा ही नेपाल का वास्तविक शासक होता था। तो 1948 में नेपाल का पहला संविधान बना और इस संविधान के अंतर्गत राजा ही नेपाल का वास्तविक शासक बनता होता था। 1959 में राजा महेंद्र ने नया संविधान लागू किया और संसद के लिए पहली बार चुनाव हुए। और 1959 में महेंद्र ने नया संविधान लागू किया और संसद के लिए पहली बार 1959 में चुनाव हुए। 1962 में राजा महेंद्र ने देश में लोकतंत्र को समाप्त कर दिया और वहीं पे 1962 में राजा महेंद्र जो था नेपाल में लोकतंत्र को समाप्त कर दिया। और 1990 में नेपाल में जब आंदोलन के परिणाम स्वरूप बहुदलीय लोकतंत्र की शुरुआत हुई। 1991 में नेपाल में संसद के चुनावों में नेपाली कांग्रेस को बहुमत मिला एवं जीपी कोइराला देश के प्रधानमंत्री बने। और 1991 में नेपाल में संसद के चुनावों में नेपाली कांग्रेस को बहुमत मिला और इसमें जीपी कोइराला देश के प्रधानमंत्री बने। अतः नेपाल में पुनः लोकतंत्र की स्थापना हो गई और फिर से 1991 में नेपाल में पुनः लोकतंत्र की स्थापना हो गई। और 1996 में नेपाल में माओवादियों द्वारा राजतंत्र की समाप्ति के लिए एवं जनता की आवाज़ उठाने के लिए आंदोलन किया। वहीं पे 1996 में नेपाल में माओवादी दल के जो लोग थे उन्होंने राजतंत्र की समाप्ति के लिए एवं जनता की आवाज़ उठाने के लिए आंदोलन की। जून 2001 में नेपाल के इतिहास में एक नाटकीय मोड़ आया जब राजा वीरेंद्र और उनके परिवार की राजमहल में हत्या कर दी। और 2001 में नेपाल के इतिहास में एक नाटकीय मोड़ आया जब वीरेंद्र और उनके परिवार की राजमहल में हत्या कर दी गई। उसके बाद ज्ञानेंद्र ने राजपद संभाला और वीरेंद्र के बाद ज्ञानेंद्र जो था वह राजपद संभाला। राजा ज्ञानेंद्र ने फरवरी 2005 को संसद को भंग कर दिया और राजा जो ज्ञानेंद्र था उसने भी नेपाल के संसद को 2005 में फिर से भंग कर दिया और सरकार को बर्खास्त कर दिया। इस प्रकार नेपाल में पुनः लोकतंत्र को राजा ने समाप्त कर दिया। और इस प्रकार देखा जाए तो नेपाल में पुनः लोकतंत्र को राजा ने समाप्त कर दिया। लेकिन नेपाल में जन आंदोलन के कारण मई 2008 में संविधान सभा का चुनाव कराया गया और फिर नेपाल में जन आंदोलन के कारण ही मई 2008 में फिर से संविधान सभा का चुनाव सो कराया गया। एवं नेपाल में प्रथम गणतंत्र के राष्ट्रपति डॉक्टर रामवर्धन यादव एवं प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड हुए। और इस प्रकार नेपाल में प्रथम गणतंत्र के राष्ट्रपति डॉक्टर रामवर्धन यादव और प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड बने 2008 में। वहाँ सदियों से प्रचलित राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया नेपाल में। इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार नेपाल में बार बार लोकतंत्र की समाप्ति एवं पुनर्स्थापना शुरू हुई। अब हम लोग भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में पढ़ेंगे। भारत के एक अन्य पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी लोकतंत्र की स्थापना एवं पतन की प्रक्रिया चलती रही। जनरल जियाउल हक की मृत्यु के बाद 1990 के दशक में पाकिस्तान में एक बार पुनः लोकतंत्र की स्थापना हुई। तो जनरल जियाउल हक की मृत्यु के बाद 1990 के दशक में पाकिस्तान में एक बार फिर से लोकतंत्र की स्थापना हुई, लेकिन यह अस्थायी नहीं रह सका। 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का तख्तापलट करते हुए सैनिक शासन की स्थापना कर दी। परंतु हाल में पाकिस्तान में हालात में परिवर्तन हुए एवं वहां की जनता ने लोकतंत्र के लिए संघर्ष करना आरंभ कर दिया। अंततः जन आंदोलन के समक्ष सैनिक शासन को झुकना पड़ा एवं संसद के लिए चुनाव कराने पर 2008 के चुनावों के बाद पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की गठबंधन सरकार सत्ता में आई। और वहीं 2008 के चुनावों के बाद पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की गठबंधन सरकार सो सत्ता में आई। पाकिस्तान में यह परिवर्तन शांतिप्रिय नहीं रहा और वहीं लोकतंत्र समर्थक नेता और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या कर दी गई। नई सरकार के सत्ता में आने के बाद सैनिक शासन के प्रमुख परवेज मुशर्रफ को हटना पड़ा और नई सरकार की सत्ता में आने के बाद सैनिक शासन के प्रमुख परवेज मुशर्रफ को सो हटना पड़ा। आसिफ अली जरदारी राष्ट्रपति और यूसुफ रजा गिलानी प्रधानमंत्री बने। इस प्रकार पाकिस्तान में लोकतंत्र की स्थापना हुई, लेकिन वहाँ अभी भी लोकतंत्र को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो पाकिस्तान में लोकतंत्र की स्थापना हुई परंतु वहाँ पे बार बार सैनिक तख्तापलट हो रहा है पाकिस्तान में। इसी प्रकार अब हम लोग म्यांमार के बारे में पढ़ेंगे। म्यांमार जो पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था में लोकतंत्र की स्थापना हेतु संघर्ष जारी रहा।
यद्यपि 1948 में औपनिवेशिक शासन से आज़ाद हुआ म्यांमार ने लोकतंत्र को अपनाया और अंग्रेजी शासन से 1948 ईस्वी में बर्मा जो है आज़ाद हुआ था, परंतु 1962 से सैनिक तख्तापलट से लोकतंत्र का अंत हो गया। फिर 1990 में लगभग 30 वर्षों के बाद पहली बार चुनाव कराया गया और फिर 1990 के लगभग 30 वर्षों के बाद पहली बार जो है बर्मा में चुनाव कराया गया। इन चुनावों में आंग सान सू की की अगुवाई वाली नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने भारी बहुमत प्राप्त किया, परंतु फौजी शासकों ने सत्ता छोड़ने से इनकार कर दिया और चुनाव परिणामों को मान्यता नहीं दी। म्यांमार की सैनिक सरकार ने सूची सहित अनचुने हुए लोकतंत्र समर्थक नेताओं को या तो जेल में डाल दिया गया या उनके घर में ही जो है नज़रबंद कर दिया गया। म्यांमार में सैनिक सरकार के विरुद्ध सार्वजनिक रूप से बोलने या बयान जारी करने पर प्रतिबंध है। म्यांमार की फौजी सरकार की ज्यादतियों से तंग आकर वहाँ के लाखों लोगों ने अपना घर छोड़ दिया और अन्यत्र शरणार्थी बनकर रहने लगे। नज़रबंदी की सजा झेलने के बावजूद सूची ने लोकतंत्र के लिए अपना अभियान जारी रखा। उनके शब्दों में बर्मा में लोकतंत्र की मुहिम वहाँ के लोगों की विश्व समुदाय में स्वतंत्र और बराबरी के सदस्य के रूप में और अर्थपूर्ण जीवन जीने का संघर्ष है। आंग सान सू की के संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली। आंग सान सू की को नोबेल शांति पुरस्कार मिला। संयुक्त राष्ट्र ने विश्व के देशों से अपील की है कि वर्तमान सैनिक तानाशाही की समाप्ति हेतु सभी देश म्यांमार पर प्रतिबंध लगाए। इस प्रकार म्यांमार में दिनों दिन लोकतंत्र समर्थक आंदोलन मजबूत हो रहा है और वह दिन दूर नहीं जब म्यांमार में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना होगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना के बारे में।